नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज जो फॉल्ट आया है, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ लिया होगा, Realme का C53 है, यानी C53 मॉडल है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ना तो ग्राफिक आ रहा है ना लाइट आ रही है। तो वीडियो देखो, मैं इसे किस तरह रिपेयर कर रहा हूँ, किस नॉलेज के साथ रिपेयर कर रहा हूँ। समझो और अपने आप को भी आगे से अपडेट करो। सबसे पहले मैंने इसमें शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ। देखा एक कैपेसिटर शॉर्ट भी था जो मैंने रिमूव करा। वो कैपेसिटर ये देखो, एक लाइट का कैपेसिटर है जो टॉर्च वाली लाइट होती है, वो शॉर्ट हो गया था, वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद मैं सारा चेक कर रहा हूँ। आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप चेक करें, डायग्राम का सहारा लें। अगर अब तो काफ़ी हद तक डायग्राम मिल जाते हैं, काफ़ी हद तक स्कीमेटिक मिल जाते हैं। स्कीमेटिक की नॉलेज लो, बोर्नियो की पूरी नॉलेज लो। दरअसल बोर्नियो हो, एक अच्छा माइक्रोस्कोप और हैंड स्किल, ये 3-4 चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए। कभी भी आईसी उतारना लगाना में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए भी क्या होगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको आईसी उतारनी लगानी। टेम्परेचर के बारे में नॉलेज, अभी आप अगर C53 का बोर्ड देखें तो जिस तरफ मैं काम कर रहा हूँ, इधर इन्होंने पावर सेक्शन दे रखा है, लाइट सेक्शन दे रखा है, और दूसरी साइड CPU eMMC दे रखी है। अब काफ़ी टेक्नीशियनों में ये दिक्कत आती है कि जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि दूसरी साइड आईसियाँ हैं। अगर हम इधर हीट मारेंगे तो उधर आईसी की जो पिने हैं, जो बॉल्स हैं, सारी वो मेल्ट हो जाएंगी और सेट डेड हो जाएगा। देखो, इस कंडीशन के अंदर आपको मदरबोर्ड का टेम्परेचर पता होना चाहिए भी मदरबोर्ड कितने टेम्परेचर पे गर्म हो जाएगा। नॉर्मली 250 से 300 तक भी अगर हीट रखेंगे, 300 भी वैसे ज़्यादा ही है, तो थोड़ा टाइम तो लेता है ये उतरने में। लेकिन आपकी आईसी भी गर्म हो जाएगी, CPU गर्म होगा उधर हल्का, लेकिन मेल्डिंग का कोई मैटर नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा ना, CPU पंचर होगा आपका कोई। इस चीज़ का तजुर्बा लेने के लिए आपको खुद अपनी हैंड स्किल सही करनी पड़ेगी, काम देखना पड़ेगा। आप जितनी बार भी काम करते हो उस चीज़ को सीखो कि आपने क्या गलती करी, क्या सही करा। मैं अपने काम में छोटे से छोटी चीज़ नोटबुक बनाता हूँ और मैं अपनी नोटबुक में नोट करता हूँ। आप भी हमेशा कोई भी काम करो नोटबुक रखो साथ। कोई मेरी बात अच्छी लगती है तो उसे नोटबुक में लिखो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, कई बार हमारे दिमाग से निकलती है। जब भी कभी खाली बैठते हो, टाइम निकलता है, तो अपनी नोटबुक उठा के देखो। जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, इसके अंदर पहले लीकेज थी। लीकेज मतलब शॉर्टिंग थी, बहुत कम शॉर्टिंग थी, जिसके कारण मैं ये सोच रहा था भी हो सकता है ग्राफिक ना आ रहे हो। तो मैंने सबसे पहले लीकेज निकालने की सोची। मैंने सबसे पहले लीकेज निकाल लो, पहले शॉर्टिंग निकाल ली। शॉर्टिंग निकालने के बाद अब भी लीकेज थी, अब लीकेज निकाल रहा हूँ। आईसियाँ सारी साफ़ करके दोबारा लगा रहा हूँ। और हमेशा कोशिश ये करो सेट से निकाली हुई आईसी ही लगाओ। इस सेट को करने में मुझे कम से कम 2.5 से 3 घंटे लग गए हैं। वो क्यों लग गए हैं? काम था मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का।
मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मदरबोर्ड ना बेचूँ, मैं कभी नहीं बेचता जल्दी से, और जितना भी स्क्रैप होता है उनमें से आईसियाँ ढूंढता हूँ फिर लगाता हूँ। अब ये ग्राफिक की आईसी होती है इनकी, कोई भी मॉडल आपका 6 लाख की आईसी आती है, लाइट आईसी, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि ग्राफिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपके ग्राफिक आ रहे हैं तो हमेशा लाइट आईसी पे काम करो, क्योंकि फिर लाइट नहीं आ रही है, ग्राफिक आ रहे हैं, लाइट पे काम करना। अगर ग्राफिक नहीं आ रही है तो ये जो 15 पिन वाली आईसी होती है, हमेशा ध्यान रखो कि जहाँ 6 लाख वाली लगी होगी वहाँ 15 पिन भी लगी होगी ग्राफिक के लिए। मैं हमेशा 5A में से निकालता हूँ ये आईसी। आज किस्मत से मेरे पे कोई 5A में बची नहीं है, मेरे पे 20 बोर्ड हैं, लेकिन सब मैंने लगा दी हैं उतार के। तो अब अलग अलग बोर्ड में से मैं निकालता हूँ, लगाता हूँ। मैंने कम से कम 4 आईसियाँ लगाई हैं, तब भी मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि मैं ये काम ज़रूर कर दूँगा। कैसे कर दूँगा कि मुझे पता था कि फ़ॉल्ट यहाँ से है। देखो दोस्तों, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो पहले हमने लाइट नहीं बनानी है, सबसे पहले हमें ग्राफिक बनाने हैं। जब ग्राफिक आएंगे उसके बाद लाइट आएगी। अभी फ़िलहाल मैं ग्राफिक बना रहा हूँ, ग्राफिक आ जाएंगे उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ये कई दुकानों से रिटर्न होके आया है और कस्टमर का कहना था कि इसमें डाटा बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्दी मेरा नया सेटअप तैयार हो रहा है। उसके अंदर आपको और भी सहूलत मिलेगी। जितने भी मेरे कैमरे होंगे प्रॉपर सेटिंग में होंगे, मल्टीमीटर, डीसी पावर, सबका एक आपको ऑन स्क्रीन पे दिखा करेगा हर टाइम चलता हुआ कि डिस्प्ले पे। अभी थोड़ी सी दिक्कत में हूँ, थोड़ा सा मुझे कई बार कैमरा उठा के फिर दिखाना पड़ता है, तो उसमें दिक्कत आती है। सबका मैं डिजिटल ले रहा हूँ सारा कुछ, और जल्दी ही वीडियो डाल दूँगा मैं अपने वर्किंग टेबल की, जहाँ मैं काम करता हूँ। और कोई भी दिक्कत ऐसी आती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर सामने शो हो रहा है। अब जब मर्जी मैसेज करो मुझे, कोशिश ये करो कि कॉल ना करो, सिर्फ मैसेज करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। हो सकता है थोड़ा रुक के दूं, लेकिन दूंगा ज़रूर। किसी को हैंड स्किल का काम सीखना है, किसी को स्मेटिक का काम करना है, जो भी काम करना है मेरे यहाँ जब मर्जी आए, मैं ज़रूर सिखाऊंगा। इस मोबाइल को करने में मैं 3 से 4 बार मैंने ये आईसी लगाई है। अभी आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखेगा। दोस्तों, हमारे यहाँ एक रिबॉलिंग का भी कोर्स है। अगर आप चाहें सिर्फ रिबॉलिंग सीख सकते हैं, जिसमें सीपीयू कैसे बिठाना है, कैसे लगाना है, कैसे उतारना है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगा, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जिसमें सीपीयू मेरे से खुद उतारते हुए ख़राब हो गया था और मैंने खुद ही उसे रिपेयर करके दोबारा डाली है। आपको ही पता लगेगा कि मैंने किस तरह रिपेयर करा हो सीपीयू। बहुत जल्दी आप खुद कहोगे, अगर आपसे भी इस तरह होता है तो आप भी उस तरीके से रिपेयर कर सकते हो। और ऐसा वीडियो मैंने तो अभी तक यूट्यूब पे देखा नहीं है कि सीपीयू इस तरह ख़राब हो गया हो दोबारा रिपेयर करके डाला हो। आप देखना उस वीडियो को भी। नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी पे आएगी। देखो, चेक कर रहा हूँ मैं, कोई ग्राफिक नहीं है इसमें। दोस्तों, सबसे पहले अपनी हैंड स्किल पे जोर दें। जितनी हैंड स्किल आपकी अच्छी होगी उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा। क्योंकि जब आपकी हैंड स्किल ही अच्छी नहीं है, अगर मान लो आपने गलती से कोई आईसी, कोई सीपीयू, ईएमएमसी या ओवरहीट हो गई, या आपने बोर्ड में पीछे काम कर रहे हैं, इधर से ओवरहीट हो गया बोर्ड,
CPU की बोले मेल्ट होगी या eMMC की कोई बोले मेल्ट होगी, तो इसका मतलब सेट आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप जिस तरीके से काम करोगे। अगर आपकी हैंड स्किल अच्छी है तो अगर 1% हो जाता है, कई बार हमारे से भी हो जाता है, तो नॉर्मल ही है, हम CPU eMMC रिवॉल्व कर देते हैं, दोबारा फिर सेट ऑन हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़रूरी है आप eMMC CPU का कोर्स करने जब मर्जी आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो तो मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, लेकिन डालने का समय नहीं लगता दोस्तों मुझे। जब भी मन करता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। वैसे हफ्ते में 1 दिन डाल रहा हूँ वीडियो फ़िलहाल में, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे भी डालता रहूँ। ये देखो दोस्तों, मैं VPH की शॉर्टिंग चेक कर रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया था कि लीकेज है, वो लीकेज ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों शॉर्टिंग कैसे निकालना, बहुत से अच्छे टेक्नीशियन हैं जिन्हें वो बहुत नॉलेज हो सकता है कि बहुत अच्छी नॉलेज हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, आज भी स्टूडेंट हैं, जिन्हें VPH की भी नॉलेज नहीं है, शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, शॉर्टिंग माइनर शॉर्टिंग किस तरह निकलेगी, बहुत कुछ है, बहुत फंडे हैं, DSO कैसे चलाना है। मैं सब कुछ पहले अपना जितना भी हो सकता है मैं अपने DSO पे चेक करता हूँ। इसकी भी ग्राफिक लाइनें मैंने DSO पे चेक करी है पहले कि CPU सिग्नल दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसके बाद ही मैंने पूरा निचोड़ निकाला इस चीज़ का कि इसकी ग्राफिक में देखा जाए। जहाँ जहाँ भी ये 6 लाख की IC होगी वहाँ ये IC ज़रूर लगी होगी लूप के नाम से, और लूप IC चेंज करते ही ग्राफिक आ जाते हैं। मेरे पास इस फॉल्ट में टाइम इसलिए लग गया था, मेरे पास लूप थी नहीं, इसीलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करा है ताकि टाइम ज़्यादा ना ख़राब हो। मैं सिर्फ दोस्तों इस वीडियो में ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको फ़ॉल्ट पता होना चाहिए कि फ़ॉल्ट है कहाँ। अब मान लीजिए मुझे फ़ॉल्ट ना पता होता, मैं लूप उतार के नई लूप लगाता और कहता ले भाई IC लगा दिए, नहीं तब भी नहीं चला, इसका मतलब फ़ॉल्ट कहीं और है। नहीं दोस्तों, पता होना चाहिए आपको कि फ़ॉल्ट है कहाँ, एक्चुअल फ़ॉल्ट कहाँ है। मुझे कॉन्फिडेंस था इस चीज़ का कि लूप में ही फ़ॉल्ट है ये, क्योंकि पहले ग्राफिक आएंगे उसके बाद लाइट आएगी। अभी देखना मैंने लूप लगा भी दिया, लूप लगाने के बाद क्या है, डिस्प्ले आई भी है लेकिन सही ग्राफिक नहीं आया। और अच्छी नॉलेज लेने के लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों छोटी IC हो, बड़ा CPU हो, मिनिमम अगर आप रिवॉल्विंग भी करते हैं, CPU रिवॉल्व भी करना है, तो मिनिमम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हद 25 मिनट। अगर आप फ्रेशर भी हो या ग्लू वाली IC है तो आधे घंटे के अंदर आप हैंडसेट वापस कर सकते हो। 1 घंटा मान लीजिए कि ज़्यादा ही, अगर हम आराम से भी काम करते हैं तो एक नॉर्मल सा 1 घंटे के अंदर अंदर हम अब किसी का भी हैंडसेट, जैसे नोट 10 हो गया, नोट 10 प्रो हो गया, या MI का कोई सा भी मॉडल हो गया, ड्यूल डेकर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है
क्योंकि 2 बार आईसी रिवॉल्व करनी पड़ती है। सैमसंग ड्यूल डेकर में सैंडविच सीपीयू में थोड़ा और टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप मेहनत करो तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सेट रिटर्न कर सकते हो ठीक करके। उस चीज़ के लिए आप एक अच्छी जगह, कहीं भी जाओ आप अच्छी जगह जाओ, चेक करो पहले कि उस बंदे को खुद काम आता है या नहीं आता है। आप आँख बंद करके कभी किसी इंस्टीट्यूट में ना जाओ। मैं नहीं कहूँगा मेरे पास हो, कहीं भी जाओ, लेकिन पहले खुद की तसल्ली हो कि हाँ, शर्त रख के जाओ। हम भी गए हैं किसी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के अंदर, हमारे साथ भी धोखे ही हुए हैं। सारा दिन पढ़ा पढ़ा के ही सारा दिमाग ख़राब कर देते थे, और उसके बाद जब हैंड स्किल की बारी आती थी तो जीरो होते थे। अब सीपीयू को ये तो बता दिया कि ये इतनी पीसी में इतनी रीडिंग आएगी, यहाँ स्टक हो गया तो सीपीयू उतार के रिवॉल्व करो, लेकिन सीपीयू लगाना किसी ने नहीं सिखाया। दूर से बस तारीफ़ें करते थे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो दोस्तों, मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा हैंड स्किल पे जोर देता हूँ। आप भी कहीं भी जाओ, आप, मैं नहीं कहूँगा मेरे पास, आप कहीं भी जाओ हैंड स्किल पे जोर दो। जितना हैंड स्किल आपका साफ होगा उतने ही अच्छे टेक्नीशियन बनोगे आप इतने अच्छे टेक्नीशियन बनो कि वन टाइम में सीपीयू बने, वन टाइम में सीपीयू आप लगाओ और वन टाइम में ही सेट ऑन हो। आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ, सीपीयू जितना भी हो वन टाइम में लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है, कई बार हमारे से भी हो जाता है दोस्तों कि हम सेकंड टाइम में भी सीपीयू ऑन करते हैं। कई बार हमें लगाता है, हम लगाते हैं कि बाई चांस हमने हीट सही नहीं दी, या बाई चांस हमने फ्लक्स अच्छा नहीं ले रखा है, तो उस चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखो। वैसे 100 में से 99 सेट ऐसे होते हैं जो वन टाइम में हो जाते हैं। सिर्फ आपको एक तरीके पता होनी चाहिए कि हमारी हैंड स्किल क्या है, हमने पेस्ट कौन सा यूज़ करना है, हमें हीट कितनी रखनी है, हमें हमारा सीपीयू जब बैठ गया है, मेल्ट हो गया है, उसके कितने सेकंड तक हीट मारनी है, सीपीयू हिलाने की ज़रूरत है या नहीं है, शेक करना है हल्का सा, नहीं करना है। अगर आपने सीपीयू अच्छे से बिठाया हुआ पहले, अगर उसका अलाइनमेंट बिल्कुल सेट कर रखा है, तो आपको सीपीयू हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका फ्लक्स अच्छा होना चाहिए। सीपीयू अपने आप बैठेगा, कोई शेक नहीं करेगा और कोई आपको भी शेक करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, वो शेक करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन हिसाब से करता हूँ, देख के करता हूँ कि ज़रूरत है या नहीं है। कई बार मैं नहीं भी करता हूँ शेक, क्योंकि मुझे पता होता है कि सीपीयू बिल्कुल सेट बैठ गया। कई देखे मैंने रोजिन से काम करते हैं, कोई फ्लक्स से काम करते हैं, कोई कुछ, कोई मैकेनिकल। दोस्तों, हमेशा यूज़ करके देखो कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, किसका स्मोक ज़्यादा है, किसका स्मोक कम है, कौन सा ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। हर चीज़ की नॉलेज रखो दोस्तों। अब ये देखो, मेहनत करी मैंने और बिल्कुल प्रॉपर ऑन, कस्टमर भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया था, क्योंकि वो कई जगह ले गया, उसका काम नहीं हुआ। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस फॉल्ट पे काम कर रहे हो। पहले डायग्नोस करो, आई स्कैन करो। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि लाइट नहीं चलेगी तब भी ग्राफिक आएंगे, लेकिन ग्राफिक नहीं आए चलेंगे तो लाइट भी नहीं आएगी। दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा फॉल्ट आता है जो आपकी समझ में ना आए तो आप मेरे से राय ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।